फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ ये पिछली वीडियो जो कि हम पढ़ रहे थे रेशों के प्रकार, उसी का आगे कंटिन्यूएशन है। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रेशों के प्रकार में। हमने पढ़ा था कि रेशे दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था वानस्पतिक रेशे या फिर हम कह सकते हैं नेचुरल रेशे, प्राकृतिक रेशे इनको कह सकते हैं, और कृत्रिम रेशे। तो प्राकृतिक रेशों में हमने बात की थी वानस्पतिक रेशों की, जांतु रेशों की और खनिज रेशों की, और हमने कृत्रिम रेशों में बात की थी मैन मेड की और सिंथेटिक की, है ना। तो वेजिटेबल फाइबर कल मैंने वीडियो में बता दिया था काफ़ी। वेजिटेबल यानी वानस्पतिक रेशे, जांतु रेशे और खनिज रेशे और सिंथेटिक रेशे, और इन सब के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से बता दिया था। तो आज हम इनको एक एक करके समझेंगे कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो वेजिटेबल फाइबर्स में जैसे बताया था कि जो वानस्पतिक रेशों की बात होती है तो उसमें कॉटन, लिनन, कपोक, जूट, हेम्प, है ना, जो कि हमें वनस्पति से या फिर पेड़ों से मिलते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वनस्पतिक रेशे बोलते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या सबसे पहले जो नाम आता है वो होता है कॉटन का। कॉटन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, प्राकृतिक रेशों में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, वस्त्र के रूप में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रेशा होता है। तो कॉटन का देखिए, भारत जो है ये कपास का क्या होता है, जन्मदाता होता है। कॉटन को ही हिंदी में कपास कहते हैं। मैक्सिको और यूएसए में जो कॉटन होता है ये मैक्सिको और यूएसए का जो कॉटन होता है ये बेस्ट क्वालिटी का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो जलवायु होती है और जो भूमि है वो कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, और यहाँ पर लंबे रेशे के कपास उत्पादित किए जाते हैं। 3/4 जो कॉटन होता है वो उसका उत्पादन कौन करता है, यूएसए। जितना भी कॉटन हो रहा है उसका 3/4 हिस्सा कौन उत्पादित करता है, यूएसए। और 1/4 जो कॉटन होता है, 1/4 हिस्सा कॉटन का वो कौन उत्पादित करता है, इंडिया, चाइना, मिस्र, ब्राज़ील और फ्रांस। कॉटन प्रोडक्शन में यूएसए जो है, कॉटन के उत्पादन में यूएसए को फर्स्ट रैंक मिला है। इंडिया जो है वो सेकंड रैंक होल्ड करता है, सेकंड रैंक रखता है, और मिस्र जो है वो थर्ड रैंक रखता है। लेकिन मिस्र में जो कॉटन पाया जाता है वो बेस्ट क्वालिटी का कॉटन पाया जाता है। देखिए 1764 में हारग्रीव ने कताई के फ्रेम का आविष्कार किया था। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा जाता है कि कताई के फ्रेम का आविष्कार किसने किया था, तो आपको याद रखना है हारग्रीव्स ने। और देखिए आर्कराइट ने सन 1764 में कताई स्पूल का आविष्कार किया, है ना। और कार्टराइट ने सन 1785 में पावर लूम का आविष्कार किया। तीनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया, कताई स्पूल का आविष्कार किसने किया, कताई फ्रेम का आविष्कार किसने किया। कॉटन जो है ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु में पैदा होता है। क्षार युक्त भूमि में लंबे रेशे वाली कपास उत्पन्न होती है। अब अगर हम वैरायटीज़ ऑफ कॉटन की बात करें, जैसे कॉटन कि वो सारे प्रकार जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, भारत में जो भी कपास के प्रकार पाए जाते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए कोमथा कॉटन होता है जिसकी लंबाई, इस कॉटन के रेशों की लंबाई कितनी होती है, 3/8 इंच से लेके 1 इंच तक होती है। ये जो कॉटन होंगे वो मुलायम, चमकदार और प्राकृतिक ऐंठन वाले होते हैं। इससे 10 से 20 अंक का सूत काटा जाता है। अब सूत के अंक और ये सब हम तब बताएंगे आपको जब हम लोग स्पिनिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 से 20 अंक का सूत काटा जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कोमथा कॉटन होते हैं, और ये भारत में ही पाई जाने वाली कॉटन की एक प्रजाति है। फिर देखिए हिंगिम घाट कॉटन, ये बेस्ट वैरायटी होती है इंडिया की। फाइबर चमकदार और मुलायम होते हैं। उत्पादन होता है इसका एमपी में, और ये बेसिकली जहाँ पर काली मिट्टी होती है वहाँ पर ये उत्पादित होता है। 40 अंक का सूत काटा जाता है। अमरावती कॉटन क्या है, लेंथ जो होती है इन रेशों की वो कितनी है, 3/4 से 2 इंच तक होती है। 25 अंक का सूत काटा जाता है। फिर देखिए ब्रॉड सूरत कॉटन, ये 30 अंक का सूत इससे काटा जाता है। लंबाई कितनी होती है, 4/5 इंच से 1/8 यानी लगभग 1.5 इंच जो होती है। और इसका उत्पादन जो होता है वो रीवा, सूरत, भरूच और बड़ौदा में होता है। फिर देखिए हम बात कर रहे हैं
ग्रीनी घाटी कॉटन की। तो इसमें देखिए क्या है, इसकी लंबाई 5/8 से 1 इंच तक होती है और 25 अंक का सूत इससे काता जाता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? थर्ड टाइप ऑफ कॉटन के नाम से भी जानते हैं। बंगाल कॉटन क्या होता है? ये फाइबर जो होते हैं वो सूत काटने के लिए फिट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फाइबर सफ़ेद और तो होते हैं लेकिन मोटे होते हैं, है ना। लंबाई इनकी 3/4 इंच तक होती है। 10 अंक का सूत इनसे काटा जा सकता है, या कताई कहते हैं ना, तो काटा जाता है। तो फिर देखिए धौलराज कॉटन जो होता है, इनकी लंबाई 7/8 इंच होती है। 20 अंक का सूत काटा जाता है। सिंध एंड पंजाब कॉटन जो होता है, ये इन्फीरियर क्वालिटी होता है और इससे केवल 10 अंक का सूत काटा जाता है। अब देखिए, तो ये हो गए भारत में पाई जाने वाली कॉटन की प्रजातियाँ। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो देखेंगे कि किस तरीके से जो कॉटन बॉल्स होती हैं, यानी जो कॉटन के गुच्छे बिनौले जो होते हैं, उनसे हम किस तरीके से कपास के रेशे प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हार्वेस्टिंग का मतलब है कि कपास के पेड़ से कपास के बिनौले को इकट्ठा करना या तोड़ना, है ना। उसके बाद हम इनके गिनिंग कराते हैं, यानी बिनौले को निकालते हैं। बिनौले को निकालने के 3 तरीके होते हैं। रॉड एंड प्लैंक, यानी कि सलाई ओटनी विधि भी इसको कहते हैं। हैंड गिनिंग के द्वारा हाथ ओटनी से हम निकालते हैं, और मशीन गिनिंग यानी मशीन ओटनी से भी हम निकालते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिससे कि हम बिनौले को अलग करते हैं। शॉर्टिंग करते हैं, उसके बाद हम रेशों को, कपास के रेशों की क्या करेंगे? शॉर्टिंग करेंगे। फिर बेलिंग करेंगे, यानी उनका गुच्छा बनाएंगे। छोटे छोटे जो रेशे होते हैं उनको अलग करेंगे, फिर उसकी बेलिंग करेंगे। और बेलिंग का मतलब होता है बंडल बनाना या गुच्छा बनाना। फिर उसको ओपनिंग एंड बेल्डिंग करेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे पास गुच्छे होंगे उनको एक साथ मिलाएंगे, एक साथ खोल के सबको एक साथ मिला के ब्लेंड कर देंगे, मतलब एक दूसरे में उसको पूरी तरीके से मिला देंगे। उसके बाद इसकी कार्डिंग करते हैं। कार्डिंग को हिंदी में बोलते हैं धुनाई करना, है ना। एक साथ रुइयों की क्या करते हैं? सबकी धुनाई करते हैं। उसके बाद कार्डिंग के बाद डबलिंग करते हैं, यानी दोहरा करना, यानी धुनाई करके एक के बाद एक डबल लेयर जो है वो लगाते हैं। फिर देखिए कॉम्बिंग करते हैं। कॉम्बिंग का मतलब होता है कंघी करना। अब जब अच्छे से धुनाई हो जाती है, सारे रेशे एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, छोटे छोटे रेशे, तो अब उनकी क्या करते हैं हम? कॉम्बिंग मतलब कंघी करेंगे, उनको सुलझाएंगे हम। इसको ड्राइंग करना भी। अब देखिए कॉम्बिंग के बाद हम क्या करेंगे? ड्राइंग करेंगे, यानी उसको खींचेंगे। कॉम्बिंग करके यानी कंघी करके हम रुई को एक तरीके से बांट देते हैं कई खंडों में। जैसे हम कंघी करते हैं तो हमारे बाल सुलझ जाते हैं, उसी तरीके से कॉम्बिंग करने पे वो जो धुनी हुई रुई है वो भी सुलझ जाती है। उसके बाद हम उसको खींचते हैं। फिर हम उसकी रोविंग करते हैं। रोविंग करना मतलब उसको घुमाना। जैसे आप एक साइड पे रुई को घुमाते जाएं। जैसे हम रुई की बत्ती बनाते हैं, तो बत्ती बनाने में आप क्या करते हैं? रुई को अपने हाथ से घुमाते हैं एक साइड पे, उसी को हम क्या बोलते हैं? रोविंग बोलते हैं। ये मशीनों के माध्यम से होता है, और हम अपने हाथ से छोटी बत्ती बनाते हैं। लेकिन जब हम कपड़े बनाने के लिए रेशे तैयार करते हैं तो ये बहुत ही बड़े मतलब लंबाई में होते हैं, और इनको एक साथ हम ऐंठन देते हैं। फिर इसकी स्लाइवरिंग करते हैं, यानी पूनियाँ बनाते हैं। फिर हम इसकी स्पिनिंग करते हैं, यानी जब पूनियों का मतलब होता है कि ऐंठन दे के धागा बना के इसकी अलग अलग पूनियाँ जो मतलब अभी इसको हल्का सा घुमा के हम उसकी हल्के ट्विस्टिंग में ही थोड़ा सा ही घुमा के उसको रोविंग करते हैं, और उसके बाद उसकी हम पूनियाँ बना लेते हैं। पूनियों को फिर हम ऐंठन देके यानी स्पिनिंग करके क्या बना लेंगे? धागा बना लेंगे, रेशा बना लेंगे। कपास का धागा बन जाएगा। रेशों की स्पिनिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा? कपास का धागा बन जाएगा। अब हम इसकी वीविंग यानी कि बुनाई कर देंगे और कपड़ा बना लेंगे, और कपड़े की हम फिनिशिंग कर देते हैं, यानी कि उस पर जो भी परिचर्या करनी है वो हम करके फिर हम उसको मार्केट में बेचते हैं, या उससे कपड़े सिलेंगे, है ना। अपने उससे हम पहनने योग्य वस्त्र सिलते हैं। तो ये कुछ जो है प्रक्रियाएं हैं जिनको हम कहते हैं कि कॉटन के निर्माण की प्रक्रिया है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन है। तो याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। तो हार्वेस्टिंग के बाद गिनिंग होती है, शॉर्टिंग होती है, बेलिंग होती है, ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग होती है, कार्डिंग होती है, डबलिंग होती है, फिर कॉम्बिंग होती है। उसके बाद ड्राइंग, रोविंग, स्लाइवरिंग, स्पिनिंग, वीविंग और
फिनिशिंग, है ना। कई बार पूछता है कि गिनिंग कितने तरीक़ों से की जाती है, तो गिनिंग 3 तरीक़ों से की जाएगी। बिनौले कैसे निकाले जाते हैं? बिनौले से मतलब रुई, बिनौले से रुई निकालने का मतलब है कि बीज के चारों ओर जो रुई के जो रेशे हैं वो लगे होते हैं, तो बीज को हम अलग करते हैं और रुई को अलग करते हैं, इसी को बोलते हैं बिनौले निकालना, है ना। तो ये रॉड एंड प्लैंक के द्वारा भी होता है, हैंड विधि, हाथ की विधि से भी होता है, और मशीन विधि से भी होता है। अब देखिए हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉटन फाइबर की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी का मतलब गुण क्या होता है। जो भी कपास के रेशे होते हैं उनमें कौन से गुण पाए जाते हैं। तो ये सेलुलोज का बना होता है, पहले ही बता दिया है आपको। 90% सेलुलोज होता है, 5.8% पानी होता है, और कुछ नेचुरल इम्प्योरिटीज़ भी इनमें पाई जाती हैं, जैसे कि धूल और ये सब सारी चीज़ें पाए जाते हैं। अब इनके भौतिक गुण क्या है कि सिल्क और वूल से अधिक भारी तथा कम लचीला होता है ना। तो भौतिक गुण की बात करें कि जो कॉटन यानी कपास होगा ये सिल्क और वूल से ज़्यादा भारी होता है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। क्विक बर्न होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ता है कॉटन का कपड़ा, जल्दी मैले हो जाते हैं, शीघ्र फफूंद लग जाती है ना। गंदे भी जल्दी होते हैं और इनमें फफूंद भी जल्दी लगती है, क्योंकि ये सेलुलोज के बने होते हैं। कॉटन फाइबर फ्लैट होते हैं, यानी चपटा, घुमावदार, बलखाए हुए फीते के समान होता है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें, है ना, तो ये कैसा होगा, चपटा होगा, घुमावदार होगा और बलखाए हुए फीते के समान दिखेगा। जब यह कच्चा होता है तो बनावट नली के समान होती है, नली में रस भरा रहता है, परंतु जब यह पक जाता है तो उसका रस जो है वो सूख जाता है, नली नष्ट हो जाती है तथा तंतु फीते के समान दिखाई देता है। अब जैसे जब पौधे का जो रेशा, कपास का रेशा जब पौधे पर बन रहा होता है, तब अगर हम देखेंगे कि अगर वो अभी पकी स्थिति में नहीं है, कच्ची स्थिति में है, तो वो जो रेशे होते हैं वो नली की तरह होते हैं और उसके अंदर रस भरा होता है। लेकिन जैसे जैसे ये बिनौले, ये रेशे मैच्योर होते जाते हैं, ये परिपक्व होते जाते हैं, नली का रस सूख जाता है और इनका आकार चपटा हो जाता है। डायमीटर यानी इनका डायमीटर कितना होगा, 12 से 20 माइक्रोमीटर तक होता है। वाइट कलर के फाइबर होते हैं, यानी सफ़ेद रंग के होते हैं। रॉ कॉटन जो होता है वो कंटेन करता है नाइट्रोजन लाइट ब्राउन कलर, है ना। तो जो कच्चा कॉटन होता है, कच्चा कपास होता है, उसमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी देखा जाता है और ये भूरे कलर का होता है। सिल्क तथा लिनन जो है वो हैज़ मोर स्ट्रेंथ देन कॉटन। तो जो सिल्क और लिनन के कपड़े होते हैं या रेशे होते हैं वो कॉटन से ज़्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है। फिर देखिए मर्सराइजिंग एक ऐसी परिसज्जा है जो हम केवल कहाँ पर, मर्सराइजिंग की बात होगी तो हमें तुरंत समझना है कि ये परिसज्जा कहाँ पर होती है, कॉटन के कपड़े पर, यानी कपास के रेशों पर, कपास के कपड़े पर मर्सराइजिंग की जाती है। तो सूत का कपड़ा जिस पर विशेष रासायनिक क्रियाओं द्वारा रेशमी चमक लाई गई हो, अधिक मजबूत तथा चमकदार होता है ना। तो कॉटन के कपड़े देखते हैं आप, चमकदार भी दिखते हैं, क्यों, क्योंकि हम उस पर मर्सराइजिंग की प्रक्रिया करते हैं, परिसज्जा करते हैं, जिसको हम मर्सराइजिंग कहते हैं। तो ये एक रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा हम सूत के कपड़ों पर रेशमी चमक लेकर आते हैं, जिससे यह ज़्यादा मजबूत और चमकदार होता है। किसका, हम कास्टिक सोडे का प्रयोग करके इसकी मजबूती में और अधिक वृद्धि कर सकते हैं। इससे वस्त्रों में चमक तथा रंगों के प्रति सादृश्यता आती है, ठीक है। अब देखिए मर्सराइजिंग करेंगे तो क्या होगा, जो सूत के कपड़े जो कि डल होते हैं, कपास के कपड़ों में ज़्यादा चमक नहीं होती है, लेकिन मर्सराइजिंग प्रक्रिया द्वारा हम उन पर चमक भी ला सकते हैं और उनको और पहले से ज़्यादा मजबूत भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉटन की जो एब्जॉर्बेंसी यानी अवशोषण क्षमता है वो 8% तक होती है। अब देखिए हीट कंडक्टर लाइक लिनन बट लेस देन लिनन, हीट देन रेयॉन बिकॉज ऑफ द ट्विस्टिंग। अब कह रहे हैं कि ये हीट कंडक्टर होते हैं, मतलब अगर हम कपास के कपड़े या कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो उससे हमारे शरीर की ऊर्जा जो है वो, हमारे शरीर की जो ऊष्मा है वो बाहर जाती रहती है। तो गर्मियों के मौसम में लगभग हम कपास के यानी कॉटन के कपड़े जो है वो पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि गर्मी में गर्मी ज़्यादा होती है, ऊष्मा ज़्यादा हमारे शरीर से निकलती है, तो उस ऊष्मा को शरीर से बाहर निकलना ज़रूरी है ना। लैक ऑफ इलास्टिसिटी यानी आप इनको खींच नहीं सकते, इलास्टिक नहीं होते हैं, है ना, इनमें खिंचाव का गुण नहीं होता है और इसकी कमी होती है। फिर देखिए डोंट इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन, घर्षण का जो है इन पर प्रभाव कुछ खास नहीं पड़ता है। हाँ, अब अगर बहुत ज़्यादा
घर्षण का मतलब रगड़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। फिर देखिए इसको हाइजीनिक मटेरियल भी कहते हैं, मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए, हाइजीन के लिए साफ, ये बहुत जल्दी गंदे होते हैं तो बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाते हैं, बहुत आसानी से हम इनको साफ़ कर सकते हैं क्योंकि अवशोषण क्षमता होती है, तो हमारे पसीने को भी सोखने का काम करते हैं। तो इस वजह से हमारे शरीर में जो पसीने से सूक्ष्म जीव, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप जाते हैं, वो नहीं पनप पाते हैं, तो इसलिए हम इसको हाइजीनिक मटेरियल भी कहते हैं। इससे बने कपड़े जो हैं वो काफ़ी हाइजीन प्रोवाइड करते हैं हमारे शरीर को। अब देखिए रासायनिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो गिव इफेक्ट ऑफ एसिड यानी मिनरल एसिड। अब देखिए एसिड से ये प्रभावित होते हैं, एसिड से ये नष्ट होते हैं, है ना। अगर एसिड का प्रयोग हम कर देंगे कॉटन पर, कपास के कपड़ों पर या कॉटन के कपड़ों पर, सूती वस्त्रों पर, तो वो क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे या फिर नष्ट हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाते हैं। और जबकि अल्कलाइन से इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, क्षार का इनमें कोई भी इफेक्ट नहीं देखा जाता है, इसीलिए कास्टिक सोडा से हम मर्सराइजिंग परिचर्या करते हैं। डैमेज बाई HCl H2SO4 नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड एसिड, ये सब एसिड ही हैं, तो आपको बताया कि एसिड से जो सूती वस्त्र हैं वो नष्ट होते हैं। डोंट इफेक्ट बाई बैक्टीरिया बट इफेक्टेड बाई फंजाई, बैक्टीरिया से इन पे कोई असर नहीं पड़ता है लेकिन फंजाई से ये इफेक्टेड होते हैं। फंजाई यानी इसमें अगर कॉटन के कपड़े को गीला करके आप बहुत दिन तक रख दें तो उसमें आप देखेंगे फफूंद लग जाती है ना, और फफूंद क्या करते हैं, धीरे धीरे इन कपड़ों को नष्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आज हमने कॉटन के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ कॉटन, यानी कॉटन क्या होता है, कहाँ पर पाया जाता है, कितना प्रोडक्शन, कितना उत्पादन कौन सा देश करता है। इसके बाद हमने देखा कि भारत में पाए जाने वाले जो कपास हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं। फिर हमने देखा कि कॉटन के निर्माण में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं और ये अक्सर पूछा जाता है ना। फिर हमने कॉटन के गुणों की बात की जिसमें हमने भौतिक गुण और रासायनिक गुण की बात की है। तो ये इस तरीके से कॉटन की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने समझ ली हैं। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।